दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास रहना। टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे गढ़ी सांपला किलोई हलके की। आखिरकार यहां से बीजेपी, जेजेपी, इनेलो व कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास रहना। धन्यवाद अजय जी। प्रदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गढ़ी सांपला किलोई को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ जाता है तो निश्चित रूप से आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि शायद यहां से कोई और टिकटार्थी नहीं होगा, जबकि यहां से भी लंबी लिस्ट जो है वो अलग अलग उम्मीदवारों की है। आप राजनीतिक रूप से किस प्रकार से देखते हैं इस हल्के को? देखिए अजय जी, गढ़ी सांपला किलोई जो विधानसभा क्षेत्र है इसका 2009 से पहले जो पुनर्गठन हुआ 2009 में विधानसभा क्षेत्रों का, उससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र को किलोई के नाम से जाना जाता था जी। और मूलतः हुड्डा परिवार किलोई विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ता रहा है, परंतु काफ़ी बार लगातार हार का सामना हुड्डा परिवार को इस विधानसभा क्षेत्र से करना पड़ा जी। और सन 2000 में पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और 2005 में दोबारा से इस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने उस वक्त वो सांसद थे और यहाँ से विधायक उस टाइम श्री किशन हुड्डा जी होते थे, जिनका बाद में मृत्यु हुई और जिन्होंने बड़ौदा से 2009 में जो विधायक बने जी। और उसके बाद उपचुनाव में मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव में हुड्डा साहब यहाँ से इस हलके से विधायक बने और 2009 में फिर बने, 2014 में बने और 2019 में फिर से हुड्डा साहब इस विधानसभा से विधायक बने हैं और अब फिर हुड्डा साहब यहाँ से विधायक बनने की तैयारी में है और मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं जी। मुख्यमंत्री पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। टिकट के दावेदारों से पहले आइए आपको बता देते हैं कि आखिरकार 2019 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ रहा था। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 97,755 वोट मिले थे और उनकी 58,312 वोटों से जीत हुई थी। वहीं बीजेपी की तरफ से सतीश नांदल ने चुनाव लड़ा था और 39,443 वोट उनको मिले थे। वहीं जेजेपी की तरफ से डॉक्टर संदीप हुड्डा ने चुनाव लड़ा था, 5,437 वोट उनको मिले थे और आईएनएलडी की तरफ से कृष्ण कुमार ने चुनाव लड़ा था, उनको मात्र 1,447 वोट मिले थे। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर 77,242 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई थी। कहीं ना कहीं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बने थे और उसके बाद उस दौरान 58,312 वोटों से उनकी जीत हुई थी, लेकिन अब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की या ये कहें कि दीपेंद्र हुड्डा की 77,242 वोटों से जीत हुई। हालांकि यहाँ के जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जाट बहुल्य इलाका इसको माना जाता है और अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो करीब 39,000 हैं। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,58,000 हैं और शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 63,000 है। कुल आबादी की अगर हम बात करें तो 2,20,000 के करीब इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता है। और अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की, निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे पहले विधायक रहे, उससे पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टिकट के दावेदारों में बीजेपी पार्टी की। तो बीजेपी की तरफ से सतीश नांदल जो है वो टिकट के दावेदार है। जी प्रदीप जी। देखिए अजय जी, सतीश नांदल पहले भी यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं, बड़े व्यवसायी हैं और रोहतक में सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े रहे हैं और पिछला जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उस चुनाव के दौरान भी सतीश नांदल जी का लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए भी बार बार नाम चलता रहा, परंतु डॉक्टर अरविंद शर्मा को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और सतीश नांदल क्योंकि रोहतक के उसी इलाके से आते हैं और समाज सेवी हैं, बड़े लंबे समय से बड़े व्यवसायी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जहां तक मैं समझता हूं निश्चित तौर पे वो सबसे सशक्त दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। और एक वही हालांकि वहां पे
भूपेंद्र हुड्डा बहुत बड़े कद के नेता हैं, परंतु फिर भी सतीश नांदल जी कहीं ना कहीं उनको एक टक्कर देने में शायद सक्षम हो सकते हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में बीजेपी की तरफ से ये अगला नाम है कृष्ण मूर्ति हुड्डा का। पूर्व विधायक है और प्रदीप जी जिस प्रकार से पिछले दिनों वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर होते रहे और अब उन्होंने बीजेपी का भी दामन थाम लिया था, तो ऐसे में टिकट के दावेदारों में इनका भी नाम शामिल है। देखिए अजय जी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी का परिवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार हमेशा से ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहा है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी के ताऊजी श्री रामस्वरूप जी किसी जमाने में संयुक्त पंजाब के दौर में मंत्री रहे। उनके पिताजी हरिराम जी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह जी के सामने चुनाव लड़ते रहे और उसके बाद 1991 के चुनाव में कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे किलोई विधानसभा क्षेत्र से एक बार विधायक बन के और हरियाणा प्रदेश में मंत्री भी बने चौधरी भजन लाल जी के दौर में। परंतु बीच का एक ऐसा समय आया जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के साथ कृष्ण मूर्ति जी की जो अदावत थी वो दोस्ती में बदली और कुछ समय तक कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपस में दोस्त भी रहे, राजनीतिक साथी रहे, परंतु किन्हीं कारणों से उनका बाद में आपस में विवाद दोबारा से हो गया और वो जो पुराना उनका बुजुर्गों के वक्त से जो उनकी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी वो भी आज दोबारा से वो है। और क्योंकि कृष्ण मूर्ति जी हुड्डा जी आज भारतीय जनता पार्टी में है, परंतु बीच में चौधरी भजन लाल जी की हरियाणा जनहित कांग्रेस में भी चले गए थे और पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस के दूसरे गुटों में भी प्रयत्न किया, परंतु क्योंकि रोहतक जिले में विशेष तौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो एक बड़ा कद है उसके सामने शायद आज कांग्रेस में उनका विरोध करके टिके रहना बड़ा मुश्किल है। इस नाते से कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हुए और आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में अगला जो नाम है वो मंजू हुड्डा का, जिला परिषद चेयरमैन है रोहतक से, वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। देखिए, मंजू हुड्डा जी भी उसी इलाके से हैं, जिला परिषद की चेयरमैन हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहती हैं और क्योंकि जिला परिषद चेयरमैन का एक बड़ा पद होता है और उस नाते से वो लोगों के लगातार संपर्क में हैं। और यदि महिलाओं को कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करती है, यदि भारतीय जनता पार्टी महिला कोटे की बात करती है तो निश्चित तौर पर श्रीमती मंजू हुड्डा भी एक अच्छी दावेदार हो सकती है। जी, वहीं धर्मपाल मकडोली का भी नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए, धर्मपाल मकडोली जी एक बार पहले विधायक रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे ओम प्रकाश चौटाला जी के, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे निश्चित तौर पे और जनसंपर्क के तौर पे वो भी लगातार लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और इस नाते से निश्चित तौर पे वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जी, तमाम दर्शकों को हम बता दें कि बिंदास हरियाणा की तरफ से अलग अलग टीमों के द्वारा सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं, जिन टिकट के दावेदारों के नाम सामने आए हैं, वो एक एक करके आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अब बीजेपी के बाद आपको बताते हैं कि आईएनएलडी की तरफ से कौन कौन टिकट के दावेदार है। सबसे अग्रणी पंक्ति में, हालांकि बिंदास हरियाणा किसी को भी पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे नहीं दिखाता है। हम सिर्फ जो सर्वे करवाया है, हमने जो टीमें जो भेजी गई थी उन टीमों के अंदर जो निकल के आए हैं वो नाम हम आपको बता रहे हैं कि टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। तो पुनीत मायना है, पूर्व विधायक बलवंत मायना के पोते हैं। पुनीत मायना का नाम आईएनएलडी की टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, बिल्कुल आपने कहा, बलवंत मायना जी विधायक रहे हैं जी, और क्योंकि पुनीत भी आईएनएलडी में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं जी, और जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला जी किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ खड़े रहे, यद्यपि हुड्डा साहब भी किसानों के साथ पूरी तरह खड़े रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला जी ने भी किसान आंदोलन के दौरान अपनी यात्रा निकाली और जिस तरीके से अपना समर्थन दिया और विधानसभा से त्यागपत्र दिया,
तो उस किसान आंदोलन के समर्थन के सहारे पे पुनीत मायना जी भी एक अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और यदि वो दावेदारी पेश करते हैं तो वो एक अच्छे टिकटार्थी हो सकते हैं। अच्छे टिकटार्थी हो सकते हैं। हालांकि युवा है और काफ़ी एनर्जेटिक हैं और हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं पुनीत मायना, तो उनका नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। उसके बाद करसन कौशिक जी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। देखिए अजय जी, आपने जैसे कहा कृष्ण कौशिक जी प्रत्याशी रहे हैं और दावेदारों में शामिल हैं। बिल्कुल, यदि INLD उनको उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरणों के आधार पे, क्योंकि प्रदेश में देखिए एक कड़वी सच्चाई है कि जातिगत आधार पे चुनाव में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। उस जातिगत आधार पे अगर यदि अभय सिंह चौटाला उनको टिकट का देते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक अच्छी दावेदारी पेश करेंगे। जी, वहीं INLD के टिकट के दावेदारों में सतीश फोगाट का भी नाम शामिल है। गांव रिठाल से इनकी धर्मपत्नी भी महिला पदाधिकारी हैं इनालू से। देखिए, क्योंकि रिठाल उस इलाके का एक बड़ा गांव है और विभिन्न आंदोलनों में रिठाल गांव की बड़ी भागीदारी रहती है, तो उस नाते से ये भी यदि महिला कोटे से अगर टिकट देती है INLD तो उनकी पत्नी को या उनको सतीश जी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जी, वहीं INLD के बाद अगर हम बात करें JJP के टिकट के दावेदारों की, तो डॉक्टर संदीप हुड्डा है, पूर्व प्रत्याशी है, उनका नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए, क्योंकि जाट बहुल इलाका है तो संदीप हुड्डा जी भी वहाँ पे अपनी दावेदारी अवश्य पेश करेंगे जी, और अच्छे दावेदार हो सकते हैं क्योंकि जाट बहुल इलाका है और सक्रिय लोग हैं। संदीप हुड्डा भी लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जी, वहीं JJP में दो नाम और हैं। मीना मकड़ोली है, जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, और साथ में मालेराम खत्री गांव समाल से हैं। ये लोग भी टिकट की दावेदारी में शामिल हैं। देखिए अजय जी, वैसे तो वर्तमान में जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद और विभिन्न घटनाक्रमों के बाद जननायक जनता पार्टी का ग्राफ आज के दिन हरियाणा में काफ़ी नीचे है, और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी कोई ज़्यादा सा कोई हरियाणा की राजनीति में बड़ा कोई नहीं जता पाई अपनी उपस्थिति, लेकिन फिर भी चाहे जननायक जनता पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार आपने जिनके नाम लिए हैं, इनमें से कोई भी उम्मीदवार यदि आता है तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी का जो कैडर वोट है वो लेने में अवश्य सक्षम होगा। जी, वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि गढ़ी सांपला किलोई से किसका नाम होगा। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और एक बड़े राजघराने से संबंध रखने वाले बड़े कदावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे निश्चित तौर से टिकट के दावेदार हैं। देखिए अजय जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि वहाँ पे हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वैसे भी उनका परिवार यहाँ से लगातार चुनाव लड़ता रहा है, तो वहाँ पे हुड्डा साहब के अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार है भी नहीं, और निश्चित तौर पे क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो एक बड़ा कद है, बड़े पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ कभी नहीं उगता, तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही वहाँ पे एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, हमने पहले भी चर्चा की है, जहाँ कहीं भी जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बड़ा नेता होता है, वो चाहे बीजेपी का बड़ा नेता हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, तो वहाँ से कोई और नया चेहरा, कोई और जो नेता है वो ज़्यादा उभर नहीं पाया, ज़्यादा वो डिमांड नहीं कर पाया। हाँ, निश्चित तौर पे हम बार बार ये बात कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं उग पाता है, तो वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति के आज बहुत बड़ी धुरी हैं, तो निश्चित तौर पे उनके अतिरिक्त वहाँ पे अन्य कोई कांग्रेस का दावेदार नहीं है, और इसी वजह से कृष्णमूर्ति हुड्डा पार्टी छोड़कर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके अतिरिक्त, हुड्डा साहब के अतिरिक्त वहाँ पे कोई अन्य दावेदार भी नहीं है। बिंदास हरियाणा के तरफ से जो सर्वे करवाया गया और सर्वे के अंदर जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन नामों से हमने आपको रूबरू करवाया है। आपको क्या लगता है कि कोई और भी ऐसा चेहरा है जो इस टिकट की दावेदारी में शामिल है? हालांकि टिकट किसको मिलेगी, किस पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो टिकट के दावेदारों में जो नाम है, वो नाम, वो चेहरे, वो नेता हमने आपको बताए हैं। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा
आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ। आपको उसकी जानकारी देंगे कि आखिरकार उस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन टिकट के दावेदार है। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।